तो इब्तिदा इस तरह से करते हैं कि इंसान को जो है हैवान नातिक कहा जाता है। हैवान नातिक यानी जो बोल सकता है, और इसकी यही एक खुसूसियत है जिसे दूसरी मखलूक़ात से उसे मुमताज़ करती है। ये जो बोलने की सलाहियत है, या ये जो लुत्फ़ है, या ये जो क़ुव्वत गोयाई आप कहें, ये पहले इंसान में बेसिकली एक पोटेंशियल की शक्ल में मौजूद थी। हालांकि उसे डेवलप करने में उसे हज़ारों साल लग गए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज भी तायुन के साथ नहीं कह सकते हैं कि इंसान ने कम्युनिकेट करना कब शुरू किया। ये दौरानिया 50,000 साल से लेके 2 मिलियन तक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इंसान ने अल्फाज का इस्तेमाल कब शुरू किया और उसकी ओरिजिन क्या है, इसके बारे में भी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती है। इनफैक्ट ये गुफ्तगू और ये तहकीक इतनी मुहम्मल और बेबुनियाद हो गई कि 1886 में लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ पेरिस ने इस तहकीक पे पाबंदी लगा दी कि अब इस ताल्लुक से कोई और बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इसका कोई किसी हतमी फैसले तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं कि इंसान ने अल्फाज का इस्तेमाल कब शुरू किया और ज़बानें किस तरह से वजूद में आई। अगर एक इंडिकेशन हमको कहीं से मिलता है तो वो हमें हमारे मजहबी सहीफों से ज़रूर थोड़ा इंडिकेशन मिलता है। जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो पहली वर्स है उसमें कहा गया है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड। और इसी तरह से जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं तो वहाँ हजरत आदम के किस्से में अल्लाह जो बात है वो इस तरह से है कि वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि हमने हजरत आदम को जो है तमाम चीज़ों के जो है नाम बता दिए थे। तो पोटेंशियली जो इल्म है या जो जबान है वो उस वक्त वदियत कर दी गई थी, इंसान ने उसको डिस्कवर किया और हजारों साल लग गए उसको डिस्कवर करने में। इसी तरह से आप सल्लम पर जो वही आई है और जो पहली सूरत जो है वही की जो पहली 3-4 आयतें हैं उसमें कहा गया है वो अल्लमल इंसान मालम यालम, कि हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो ये एक सिद्धार्थ भाई बता सकते हैं कि मुक़द्दस वेदों में भी शायद कोई इंडिकेशन हो इस तरीके का कि जो है ज़बान या इंसान की जो क़ुव्वत गोयाई है उसकी इब्तिदा का वहाँ से थोड़ा सा सुराग मिल सकता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी तक कोई हतमी बात नहीं कह सके हैं। तो ये एक छोटी सी तमहीदी गुफ्तगू थी। 2 मिनट और दीजिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ज़बान के ताल्लुक से जावेद अख्तर साहब ने एक बार कही कि जो है ज़बान जो है रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं। काश ये बात हम समझ गए होते तो उर्दू न मुसलमानों की ज़बान बनती और न हिंदी जो है हिंदुओं की ज़बान बनती, क्योंकि ज़बान का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और ज़बान को मजहब से जब आप जोड़ते हैं तो आप देखते हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। तो ये इस तरह से जो है बहुत सीधी बात ये है जो आप कहना भाई कि अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान होती तो आज पूरा अरबी उर्दू बोल रहा होता। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक उसका आ जाता है रिसर्च पर। देखिए जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई हैं उनमें जितने भी शिलालेख निकले हैं, जो भी कुछ निकला वो बहुत सिंबॉलिक है, वो अभी तक रिपोर्ट हुआ नहीं। जो लॉजिकली तार्किक हमारे पास सबूत है वो सबूत कहता है कि ईसा से लगभग 3,000 बरस पहले ऋग्वेद जो हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद माना गया है वो संस्कृत में लिखा हुआ एक तार्किक वेद है। और वो जबान ऐसी जबान है कि जिसका अपना पूरा ग्रामर है और अपनी पूरी वोकैबुलरी है। उसके अलावा कोई और किताब इतनी पुरानी किसी जबान में अभी तक किसी तहकीक में नहीं पाई। उसके बाद इस जबान से, संस्कृत जबान से एक जबान निकलती है लैटिन, और ये दो इससे एक डायलेक्ट हो जाते हैं। हिंदू कुश जो इलाका है अफगान का, हिंदू कुश में संस्कृत का जन्म माना है।
और वहां से एक उत्तर अफगान और एक पूर्व अफगान की तरफ काफिला गया। जो पूर्व अफगान से यूरोप होते हुए गया, उस की जबान जैसे हम कहते हैं इवॉल्व होती है, वो जबान इवॉल्व हुई और उससे लैटिन बनी, जिसे हम हिंदी में लातिनी कहते हैं। लैटिन से जितनी भी आप यूरोपियन जबानें बोलते हैं, उन सबका उद्गम लैटिन से होता है। वो अंग्रेजी है, फ्रेंच है या जर्मन है। फिर अगर हम इधर आ जाते हैं, हिंदू कुश से नीचे, जब उत्तर से अफगान से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, तो एक सफर तय हुआ जिसमें संस्कृत से आई प्राकृत। प्राकृत एक बहुत आसान संस्कृत थी, उतनी गूढ़ नहीं थी जितनी संस्कृत थी। प्राकृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई महाराष्ट्री, जिसे आज हम मराठी कहते हैं, और उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी के कई सौ साल बाद आती है उर्दू। ये एक इवोल्यूशन है जबान का। अब उसके अलावा दो फैमिलीज और है जबानों की जो दुनिया के दीगर हिस्सों में बोली जाती है। वो एक है मैंडरिन और एक है निहोंगो। मैंडरिन चीन में बोली जाती है, निहोंगो जापान और उसके आसपास। ये माना जाता है कि 300 साल ईसा के पहले कोरिया, ताइवान और जापान तीनों जगह निहोंगो बोली जाती है। ग्रेजुअली 300 साल के वक्फे में इन तीनों खित्तों ने अपनी अलग अलग जबानें इवॉल्व की, और ताइवान में मैंडरिन का असर रहा, तो वहाँ चाइनीज और मैंडरिन बोली जाती है। वही जबान हांगकांग और सिंगापुर के आसपास भी बोली जाती है। तो ये इवोल्यूशन रहा। कई दफा कुछ विद्वानों ने यह भी दावा किया है कि जबान जो है वो खुदादाद सलाहियत है, वो हर आदमी को आती है। तो एक स्पेनिश राजा हुए फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक ने और उसके बाद एक हिब्रू सम्राट थे, उन्होंने और सम्राट अकबर ने, तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। सबसे ज्यादा कामयाब एक्सपेरिमेंट माना गया जो राजा अकबर के जमाने में हुआ था। उन्होंने 2 बच्चों को समाज से बिल्कुल अलग रखा और उनकी परवरिश जिन्होंने की, उनको सख्त हिदायत थी कि इनकी परवरिश में कोई भी जो जाएगा, इनको दूध पानी खाना देगा, वो एक भी लफ्ज इनके सामने नहीं बोलेगा। लिहाजा दोनों बच्चे गूंगे रहे। तो ये तय हुआ कि जबान कोई खुदादाद सलाहियत तो नहीं है, ये इवॉल्व होने वाली चीज है और इसी तरह इवॉल्व होती आई है। और जबान के जो स्वरूप हैं वो हर 10, 20, 30, 50 सालों में बदलते रहे हैं। आज हम अगर हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि काफी पुरानी जबान है और एक बड़े खित्ते में बोली जाती है, तो हिंदी के कितने सारे रूप हमको मिलते हैं। खड़ी हिंदी, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, वो बहुत बाद की जबान है। उसके पहले का जितना लिटरेचर मिलता है हिंदी में, वो या तो ब्रजभाषा में है या अवधी में है। उसके बाद जो हमारा लोक साहित्य जिसको कहते हैं, वो आपको भोजपुरी में, मगही और मैथिली में बहुत मिलेगा। खड़ी हिंदी में जो साहित्य रचना बहुत पुरानी नहीं है। खड़ी हिंदी में जो प्रमाणित माना गया सबसे पहली कहानी इंशाअल्लाह खान की लिखी हुई रानी केतकी की कहानी को सबसे पहली प्रमाणित कहानी माना गया है, और जो कोई मेरे ख्याल से 300 साल पुरानी कहानी। और वो कहानी भी वो जिसको हम कहते हैं बिल्कुल वो नसरी कहानी नहीं है, वो एक नजमी कहानी। तो अब उस रूप को हम आज की अगर सरोकारों में देखें तो हम उसको ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि आज हमारी बोलचाल की जबान हो सकती है। हम जितना इवॉल्व हो गए हैं, या गुफ्तगू करते हुए भी आज हम जबान के हवालों से बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की जबानों में गरीबन 4-5 जबानों के अल्फाज अभी तक आ चुके हैं और ये बर्जस्ता आए हैं। इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है कि हमको इन सारी जबानों को मिक्स करके मिला जुलाकर बोलना है। तो मैं ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकता कि आने वाले 20 साल बाद इस जबान का जो आज हम बरत रहे हैं, इस जबान का स्वरूप क्या होगा, इसमें कौन कौन सी जबानें होंगी। और एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। अरबी जबान, जिसको हम कहीं ना कहीं उर्दू जबान के इवोल्यूशन में बहुत अहम मानते हैं, अरबी अपने आप एक मूल जबान नहीं है।
वो हिब्रू, स्पेनिश और पोर्चुगीज, वही सरप्राइजिंगली इन 3-4 जबानों से मुस्तफादा करके अरबिक जबान बनी है। इसमें फारसी बहुत है, हिब्रू बहुत है, और फिर इन जबानों से यूरोपियन जबानों ने बहुत इस्तेफादा किया है अरबी से, जो जिसको हम एफ्रो एशियन जबान कहते हैं, जो अफ्रीका के जो नॉर्दर्न हिस्सा है, वहां जिस तरह की अरबी बोली जाती है, उसमें आप अगर उस अरबी को सुनेंगे जो अफ्रीकन बोलते हैं, जो नॉर्दर्न अफ्रीकन बोलते हैं, उस जबान में आपको बहुत सारे लफ्ज पोर्चुगीज के मिलेंगे, बहुत सारे स्पेनिश के मिलेंगे और बहुत सारे फारसी के मिलेंगे। जो अरबी हमारे यहाँ किस खित्ते में बोली जाती है, वो अरबी को इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आप गुफ्तगू को लेके आए हैं, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस तरीके से कि मैंने जैसे बताया कि मेरी पैदाइश जो है यूपी की है, तालीम यूपी और आजमगढ़ की है, दिल्ली की है। तो जब मैं बॉम्बे आया, और मैं उर्दू का आदमी बुनियादी तौर से, तो मैं उर्दू के ताल्लुक से ही बात करना चाह रहा हूँ। सिद्धार्थ के पास लंबा पर्सपेक्टिव है जबानों का, तो उन्होंने उसके ताल्लुक से बात की कि किस तरह से कोई जबान जो है ना, वो किसी वैक्यूम में नहीं पैदा होती, कोई खला में जबान नहीं पैदा होती है। ये सदियों का एक प्रोसेस चल रहा है, और हर जबान का ये गिव एंड टेक रहा है, और उसके नतीजे में किस तरह से जबानें डेवलप होती हैं, उसकी मिसाल जब मैं बॉम्बे आया और जिस ऑफिस में मैं काम करता था, वहाँ जो काम करने की जबान, लिखने पढ़ने की जबान तो अंग्रेजी थी, लेकिन ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे मराठी लोग भी थे, और वो जो जबान बोल रहे थे, वो पहले तो मुझे कई बार उसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे जो बड़े करीब सौत लगे। हम उर्दू वालों को वैसे भी बड़ा जोम रहता है कि हमारी जबान सबसे शीरीन और सबसे मीठी है, तो मुझे लगा कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है। इनफैक्ट उसमें एक लफ्ज ऐसा था जो कई बार मैं ये कहता था कि यार ये इतनी गाली क्यों दे रहे हैं, ये मराठी लोग इतनी गाली क्यों देते हैं। वो गाली हम दिल्ली में और हर जगह सुनते रहते थे, कॉलेज में। तो मैंने कहा यार ये मतलब हर दूसरा लफ्ज इनका ये गाली क्यों होता है, ये बड़ा अजीब सी चीज थी। फिर जब धीरे धीरे बातचीत हुई, उनसे ताल्लुक बढ़ा, तो समझ में आया कि भाई साहब ये तो हमारा उर्दू का लफ्ज एक्चुअली फकत है, जो यहाँ पे काफ पे कॉस साकिन हो गया, ये जो आवाज मुझे समझ में आ रही है उससे बिल्कुल अलग है ये। तो हालांकि मराठी में एक लफ्ज है अर्थवर्म के लिए, जो मतलब मुझे तो गाली जैसा लगता है। तो मराठी मारूफ अगर कोई हो यहाँ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इसी तरह से फिर जब मैंने धीरे धीरे देखा, तो मुझे समझ में आया कि जो उर्दू का खूब है यहाँ खूब हो गया है, ताकत जो है यहाँ ताकत हो गई है। और एक बार एक मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ बात करते करते एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तफावत। तो मैंने कहा यार वापस बोलो, क्या बोला तुमने? तो कहा तफावत। मैंने कहा यार क्या बात है, वो तफावत जो इकबाल ने इस्तेमाल किया कि जो है अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और, तो वो तफावत वहां से ये तफावत वहां से चला आया। तो मतलब सिर्फ ये कहने का है कि ये जो जबानें हैं ना, जो एक्सचेंज हुआ है जिस तरीके से, तो कोई जबान जो है ऐसा नहीं कि कोई जबान बहुत बड़ी है, कोई जबान बहुत छोटी है वो। और अगर जबानों में ये एक्सचेंज ना होता, ये कल्चरल एक्सचेंज ना होता ना, तो आज ये जबान, मैं जो जबान बोल रहा हूँ, जो सिद्धार्थ जबान, हालांकि मेरी मादरी जबान अगर मैं कहूँ तो ये जबान नहीं है, क्योंकि मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ तो भोजपुरी बोली जाती है, वो हमारी मादरी जबान है। और जबानों के ताल्लुक से एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमेशा से जो है ये जबान जो है ना, ये अशराफिया की जबान और अवाम की जबान बड़ी अलग रही है। आप जानते होंगे कि मुगलों के दौर में जो है फारसी जो है वो अशराफिया की जबान हुआ करती थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो है उर्दू जो है वो आवाम बोला करते थे। अशराफ जो है, जो अशराफ तबका है, वो फारसी बोलता था। और उससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी, जिसको जो इंग्लैंड में जो जन्मी है, जो जबान जहां से आई है, एक जमाना वो था कि वो जो अशराफ था वो फ्रेंच बोलता था,
क्योंकि उसको लगता है कि उससे सोफिस्टिकेटेड कोई जबान नहीं है, तो अंग्रेजी जबान जो है, वहाँ जो जाहिल आदमी था, वो जाहिल तबका था, वो अंग्रेजी जबान बोलता था। तो ये जबानों का जो सिलसिला है ना, ये बड़ा फैसिनेटिंग है और बड़ा दिलचस्प है। आप अभी जैसे आप बात कर रहे थे एक लफ्ज उर्दू का मराठी में, तो मेरे साथ भी एक वाकया हुआ। बात 2005-06 की है। मेरी नौकरी लगी, विशाखापट्टनम में चला गया, तो मैं अपना किचन सेटअप कर रहा था, सारा सामान मैंने खरीद लिया। तो मुझे अपने किचन में सिलेंडर उस वक्त लगाना था, तो मैं जगह जगह ढूंढ रहा था कि सिलेंडर कहाँ मिलेगा। तो मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा आपके पास सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा? तो उसने मुझे पूछा, अच्छा आपको सिलेंडर होना? मैंने कहा मुझे होना नहीं है, मुझे चाहिए। तो अब वो जिस तरह से वो जबान बदली, अब मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन ये जो आपने कहा एक्सचेंज, वो एक्सचेंज ऐसे ही होता है, धीरे धीरे चीजें पहुंचती हैं। अब उसको, जब मैंने उससे कहा कि मुझे होना नहीं, मुझे चाहिए, तो जो जिंदगी भर जो वो एक लफ्ज बोलता जा रहा था चाहिए के लिए, वो बोलते हैं होना, तो वो एक सेकंड में वो बदल गया। अब उसको ये पता चल गया जिंदगी भर कि अगर किसी को कोई चीज देनी है, किसी को कुछ चीज चाहिए, तो चाहिए लफ्ज है उसके लिए, होना लफ्ज नहीं है। तो ये इंटरस्टेट कम्युनिकेट जब इस तरह से होगा, जब हम मूव करेंगे और हमारी जबानें, हमारे डायलेक्ट्स जब दूसरे स्टेट में पहुंचेंगे, तो एक कुछ एक नया ही सेंटिमेंट निकल कर आएगा, कुछ एक नई जबान मतलब शायद इवॉल्व हो जाए। और मैं नहीं जानता कि उर्दू जबान को फैलाने के पीछे मकसद ये था कि तमाम हिंदुस्तान एक जबान बोले। वो जबान को फैलाने के लिए बहुत काम हुआ, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक। सब जानते हैं, उर्दू वाले, आप तमाम अहले जबान सब जानते हैं कि वो जो जर्नी कलकत्ता से शुरू हुई थी वो कहाँ तक पहुंची। मैं नहीं जानता आने वाले 10-20 साल में क्या स्वरूप होगा, क्या एक जबान होगी, वो हिंदी रहेगी, हिंदुस्तानी रहेगी, वो हो सकता है हिंदुस्तान की 25 जबानों का एक मिक्सचर बन के एक नई जबान निकल आए और वो फिर आपकी एक नेशनल लैंग्वेज हो जाए। आज बड़ा अजीब लगता है जब हम साउदर्न इंडिया की तरफ जाते हैं, तो 5 स्टेट और 6 जबानें, मतलब आप तमिल बोलते हैं, वहां जाकर 100 किलोमीटर पे जाके वो जबान तेलुगु हो जाती है, फिर 200-500 किलोमीटर चलने के बाद वहां कन्नड़ हो जाती है, टाउन साथ जाओगे तो मलयालम बोलते हैं, बीच में तुलु बोली जाती है। तो हालांकि एक बड़ी मजेदार बात ये भी है कि एक बड़ा डिबेट है कि दुनिया की सबसे पुरानी जबान या तो संस्कृत है या तमिल है। बहुत लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जबान है, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए, तमिल खासतौर से, लेकिन अगर वो दुनिया की सबसे पुरानी जबान होती तो उसके असर दुनिया की दीगर जबानों पे भी होते, वो नहीं हुए। हत्ता कि उससे उसके आसपास के, उसके तरफ के स्टेट्स में भी उसके उतने असर नहीं दिखाई देते। अगर आप कन्नड़ और तमिल को बराबर रखकर देखें तो दोनों मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई असर नहीं है एक दूसरे की जबानों का। कन्नड़ में बहुत सारे लफ्ज आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लफ्ज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो कन्नड़ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी मजेदार बात है। उससे भी मजेदार चीज जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि हर सेंचुरी या हर अहद जो है अपनी जबान खुद चुनता है। जबानें अपने आप तब्दील होती हैं, जिस तरह से जमाना तब्दील होता है वैसे जबानें तब्दील होती है। हमारे अदीब, आवाज जा रही है, हमारे अदीब और हमारे शायर भी अपनी जबानें तब्दील करते हैं और जो है उनकी जबानें भी, आप अगर जैसे आप 16वीं सदी की अंग्रेजी अगर आप पढ़ें तो हम क्या खुद अंग्रेज आदमी समझ पाएगा कि वो क्या लिखी हुई है। मैं आपको उर्दू से गालिब के 2 शेर सुना के एक मिसाल और एक अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक इक़्तिबास में लेके आया हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा और फिर आपको समझ में आएगा कि जबान कैसे, किस तरह से जो है कहां से कहां तक पहुंच जाती है। तो गालिब का सिलेक्शन इसलिए किया कि गालिब जो है सबसे मुश्किल पसंद है और बकौल शख्स गालिब दुनिया का वाहिद शायर है कि अगर न समझ में आए तो लुत्फ दोबारा हो जाता है जी। तो गालिब के इब्तिदाई दौर का एक शेर देखें और बाद का एक शेर सुनाता हूँ।
कि असद हम वो जुनू जौलाए, असद हम वो जुनू जौला गदाए बेसरोपा हैं, असद हम वो जुनू जौला गदाए बेसरोपा हैं कि है सरपंजे मिज़गा याहू पुष्ट खार अपना। किसी को समझ में आया? मतलब बहुत कमाल का शेर है वैसे। मतलब गालिब ऑब्वियसली बहुत बड़े शायर हैं, उनका जो है तो अब जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है बेदिल का असर है, और वो फारसी की सारी चीजें हैं। मुश्किल अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। जुनू आप जानते हैं, जौला घूमने फिरने वाला गधा, मतलब जो भीख मांगता है। गालिब का कहना ये, और उसके बाद वो जो पंजय मिसगा और आहू और खारपुश, खारपुश जानते हैं? कोई जानता है खारपुश? यहाँ एक जमाने में जो है पीठ खुजाने के लिए एक आला होता था, एक चीज होती थी, घर में अभी भी है, वो पंजा जैसा होता है जिसे पीठ खुजाते हैं। तो गालिब कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार ये जुनू में मेरा वो आलम हो गया, और मैं ऐसा, और वो गधा लोग उमूमन जो है फकीर जो है वो एक लेके उस तरह की चीज लेके घूमा करते थे। फिर मेरा वो हाल हुआ, जुनू में इतना सहरा में घूमा मैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे पास वो खारपुश भी नहीं, वो जो है। लेकिन अब चूंकि इतना मैं सहरा में रहा हूं ना, ये जो गजाल है, जो आहू है, जो हिरन है, वो इतने मुझसे मानूस हो गए हैं कि वो अपनी पलकों से आके मेरी पीठ खुजा देते हैं। क्या बात। तो क्या क्या शेर और क्या तस्वीर और क्या जबान है। और वही गालिब जब बाद में उनको समझ में आता है कि शायद थोड़ा सादा सादा जबान में भी कुछ कहना चाहिए, तो वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस तरह से जबानें जो है ना, वो एक अर्थ में भी जबान चेंज हो सकती है। एक शायर के यहाँ भी इब्तदाई कलाम कुछ और रंग में हो सकता है, बाद का कलाम कुछ और रंग में हो सकता है। एक इक्तिबास जो है, मैं मौलाना आजाद जिनकी इंशा पर्दाती और खताबत का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आज वो ये जबान लिखते ना तो लोग शायद जो है अपना सर कहीं दीवार पे मार लेते। अब देखिए वो अपने ताल्लुक से क्या लिख रहे हैं। ये गरीबुद्दियार, ये गरीबुद्दियार है, नाशनाए अस बेगानाए ख्वाहिश, नमक परवरदे रेश, खराबाए हसरत की मौसूम बहमद, मजमू बाबिल कलाम 1888 मुताबिक जिलहिज्जा 1305 में बस्ती अदम से इस अदम हस्ती में वारिद हुआ, और तोहमत हयात से मुत्तहिम हुआ। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो है मैं 1828 में 1858 में पैदा हुआ था। तो अब इस कहने का मकसद ये है कि जबानें जो है ना वो तब्दील होती रहती हैं, और अगर हम अगर रिजिडिटी लेके आएंगे जबान में जिस तरह से, तो फिर वो जबान जो है तरक्की नहीं करेगी। आज जबानों के साथ एक चीज और भी है कि वो जबान जो है इख्तियार के साथ चलती है, कि जो कौम जो है अभी तरक्की की मंजिल पे होगी उसकी जबान दुनिया में बोली जाएगी, लेकिन वो भी अपनी जबानों को तब्दील करते हैं। जैसे अब इंग्लिश सबसे ज्यादा इस वक्त शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान हो सकती है। हमारे यहाँ भी एक तस्वुर है कि अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आप बिल्कुल बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं है। लेकिन वो इंग्लिश भी इतना तब्दील हो गई कि वो इंग्लिश ना होकर इंग्लिश हो गई है। तो अगर वो भी, या जैसे एक बड़ा, अब वो खुदाए सुखन मीर के ताल्लुक से एक बड़ा किस्सा है, हालांकि हो सकता है क्योंकि लेजेंड के ताल्लुक से बड़ी सारी चीजें ज़ेब दास्तान के लिए कही जाती हैं कि जब मीर साहब लखनऊ गए और पेशवाई के लिए वो तांगे वाला आया तो उन्होंने अपने मुंह पर ढाटा बांधा रखा कि कहीं उससे बात करके मेरी जबान खराब ना हो जाए। तो वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जो प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है कि जबानों में जब तक दूसरी जबानों के अल्फाज नहीं आएंगे और उसका वो पैरहन नहीं बदलेगा, तब तक वो जबान जो है वो तरक्की नहीं करेगी। वो जबान फिर धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जैसे कुछ लफ्ज हैं जो हमारी जबान का हिस्सा हो चुके हैं। जैसे अब बात करते हैं टेलीफोन, आप दूरभाष कह लीजिए और आप टेलीफोन कह लीजिए। दूरभाष आपकी जबान का लफ्ज है लेकिन मजा नहीं आता, और टेलीफोन आपको लगता है कि किसी गैर जबान का लफ्ज है। मोबाइल के बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन मोबाइल को आप तो क्या कहेंगे मोबाइल में? तो बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनका कोई बदल है ही नहीं।
और वो आपकी जबानों में जज्ब हो गए हैं, वो आपकी जबान का हिस्सा हो चुके हैं। और हमें एक्चुअली वेलकम करना चाहिए, इस बदलाव को वेलकम करना चाहिए। और इसी तरह से जबानें वसी होती है, इस तरह से लुगत बड़ी होती है। तो ये डिस्कशन एक ऐसा डिस्कशन है कि इसमें घंटों बात कर सकते हैं और करे जा सकते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तौसीफ इशारा कर रहे हैं और कीजिए, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हमें बहुत है। तो मैं अगर इजाजत दे तो जी मैं जी, बेशक बेशक। एक आखिरी चीज जो है, जो जबानों का एक अलमिया है कि मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ गणेश देवी का नाम कितने लोगों ने सुना है या जानते हैं उनको। हिंदुस्तानी जबानों पर गणेश देवी ने जितना काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। और तो गणेश देवी ने जितना काम किया हिंदुस्तानी जबानों पर शायद किसी ने नहीं किया होगा। उनका एक सर्वे उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा है, बताया है कि 250 जबानें तो ऑलरेडी मर चुकी हैं और 600 जबानें ऐसी हैं जो बिल्कुल कगार पे हैं, आखिरी सांसें ले रही हैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम वो एक चीज का तो तहैया कर लें कि जो है क्या नाम है, जो जबान उन्होंने सीखी है या जो माँ की बोली, माँ के दूध के साथ जो जबान उनके वजूद में रची बसी है, कम से कम वो खुद उस जबान को जिंदा रखने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि उनके आसपास के लोग, एक दो लोग जो है क्या नाम है, वो अपने जाने से पहले कम से कम उनको वो जबान सिखा के जाएं। एक लास्ट एनेक्डोट है, मैं मीर हमजा तोप का, मेरा दागिस्तान से, वो सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उसने कहा कि जब मैं पेरिस में था और वहाँ एक दागिस्तानी मुसव्विर मुझसे मिला, उससे मेरी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। इनकलाब रूस के दौरान जो है वो दागिस्तान छोड़ के फ्रांस चला गया था, पेरिस में वो रहा, मुसव्वरी उसने वहाँ सीखी और वहीं शादी हुई और उसकी जो है क्या नाम है वहीं रहने बसने लगा। तो ये जब ये तोप साहब जब वापस आए अफगानिस्तान, तो जो है उन्होंने जो है क्या नाम है उसके रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश की। इत्तेफाक से रिश्तेदार मिले, माँ भी जिंदा थी, तो खुश भी हुए कि चलो बच्चा जिंदा है, सलामत है, वहां उससे कोई ताल्लुक नहीं था उन लोगों से। और दुख भी था कि बहुत दिन से देखा नहीं है। तो मैंने उससे हमजा से पूछा कि अच्छा ऐसा है कि जब तुम्हारी गुफ्तगू हुई थी उससे, मेरे बेटे से, तो आवाज जबान में तुमने उससे गुफ्तगू की होगी। तो उसने कहा कि नहीं, एक मुतरजिम के थ्रू हमारी बातचीत हुई। तो माने वहाँ जैसे कबाइलियों का तरीका होता है कि जो है जब कोई बेटा या इस तरह कोई हादसा हो जाता है तो वो अपनी काली चादर तान लेती है। वो काली चादर तान के बैठ गए और उसने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस बेटे को मैंने अपनी जबान सिखाई थी, आवाज जबान सिखाई थी, अगर वो भूल गया मतलब वो बेटा मर गया। तो इसलिए जो है आवर लैंग्वेजेस आर आवर होम एंड वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट। क्या अच्छी बात कही आपने। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है फारसी जबान। जो फारसी लोग यहाँ आए थे, अब वो गुजराती बोलते हैं और धीरे धीरे मतलब अब देखते हैं कितने लोग फारसी बचे और कितनी वो फारसी पढ़ी जा रही, कितनी लिखी जा रही है। वो एक जबान जो एक जमाने में बड़ी एलीट जबान समझी जाती थी, और जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि अशराफिया की जबान थी फारसी, आज कहाँ है? आज तो फारसी का एक जुमला भी समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि पढ़ी नहीं है, समझी नहीं है। ऐसे और भी बहुत सी जबानें हैं जो गालिबन कगार पे है खत्म होने की। हम वो ना कर सके तो कम से कम इतना तो जरूर करें कि जो हमारी मादरी जबानें हैं या जो हमारी फोक जबानें हैं उनको जिंदा रखें, उस कल्चर को जिंदा रखें, और जो हम अदब तख्लीक करें, जो हम लिखें पढ़ें, वो आने वाले नस्लों की नुमाइंदगी करें और उनको ये बताए कि हमारे दौर में हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा और आने वाली नस्लों के लिए हमने क्या छोड़ा। आज जो हम लिखेंगे पढ़ेंगे वो कल एक अहम दस्तावेज होगा। तो बस यही कहकर ये बात खत्म करते हैं और इस सेशन के पूरे होने का ऐलान करते हैं। अगर किसी को हमसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी सर। भाई माइक की जरूरत नहीं है।
बस इतना मालूम करना चाहता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जी, और उसकी लिपि जो है अभी तक जो है वो डिसाइफर नहीं हो सकी वो है, डिकोड नहीं हुई। डिकोड नहीं। और उसके बाद अशोक की लाट पर जो तहरीरें हैं जी, वो 2200 साल पुरानी हैं। जी, तो हम जो ये दावा करते हैं कि हमारी ज़बानें जो है लाखों सालों कई हजार साल पुरानी है, तो ये इसको जो है आप प्रूफ कैसे करेंगे जब एक ज़बान आपने 4,500 साल जिसकी आपने एज मुकर्रर कर दी है और वो डिसाइफर नहीं हो सकी है, जी, तो उससे पहले की ये तहरीरें कहाँ से आई और उसका जो है वो जी, मैं आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है, पाणिनि एक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी 8वीं सदी में, और 8वीं सदी में जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत के ग्रामर की किताब है, जिसमें उन्होंने ये उल्लेख किया है ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, वेदव्यास का जो जन्म समय है वो ईसा पूर्व 3000 वर्ष है, और 3026 में ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। यहाँ से वो तर्क आता है, उसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन पाणिनि जो थे वो एक लिविंग प्रूफ है, तो उसकी बात को नकार दें हम तो फिर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये वो भी तो 8वीं सदी के हुए ना। जी, वो 8वीं सदी के हुए, अष्टाध्यायी वहां से आती है, लेकिन उसके पहले जो ऋग्वेद की व्याख्या है, जो ऋग्वेद का रचनाक्रम है, वो 8,000 वर्ष, वो 3,000 वर्ष पुराना माना गया है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि माना गया है, तो तर्क नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। और उससे पहली, उससे पुरानी किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी जबान में कोई किताब होने का अभी तक दावा नहीं है। जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया हासिन। बहुत शुक्रिया।